जय हिंद मित्रांनो, मिशन सिटी टी टेस्ट सिरीजमधल्या पेपर क्रमांक 1 जो की आपण पहिली ते 5वी या वर्गासाठी घेतला होता, त्याच्या बालमानसशास्त्र विषयाचे जे प्रश्न त्यामध्ये दिले होते त्याच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण 30 प्रश्नांचं जे आहे स्पष्टीकरण बघणार आहोत, जे की सीटीटीसाठी आपण घेतले होते. परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, साईडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून सीटीटीच्या संदर्भामधल्या किंवा शिक्षक भरतीच्या संदर्भामधल्या कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही. आणि मित्रांनो, आपल्याला जर का सरावासाठी मिशन सीटीटी ही टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर आपल्यासाठी आहे गोल्डन अपॉर्च्युनिटी. यामध्ये तुम्हाला पेपर क्रमांक 1चे 5 प्रश्नपत्रिका आणि पेपर क्रमांक 2च्या 5 प्रश्नपत्रिका ज्या आहे PDF स्वरूपामध्ये मिळेल, त्याची आन्सर की मिळेल आणि प्रत्येक प्रश्नाचं जे आहे व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण देखील मिळणार आहे, तेही अगदी माफक दरामध्ये. आपल्याला जर का हे सरावासाठी टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर स्क्रीनवरती आपल्याला जो नंबर दिसत आहे त्याच्याशी संपर्क करा आणि आजच ही जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करा. चला तर मित्रांनो, आपण सुरू करूया आजच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला. बघा, हा पेपर हिंदी मीडियमचा असल्यामुळे आपण सर्वच्या सर्व प्रश्न जे आहे हिंदीतून घेणार आहोत आणि याच्या पुढील जे एक्सप्लेनेशन असेल ते देखील हिंदीमधूनच असणार आहे. प्रश्न क्रमांक 61, सामाजिकीकरण एक प्रक्रिया है जो एक बालक को धीरे धीरे क्या बनाती है. 4 ऑप्शन हम लोग देख लेंगे. सामाजिक प्राणी, विद्यार्थी, शिक्षक या सामाजिक कार्यकर्ता. तो दोस्तों देखो, सामाजिकरण एक प्रक्रिया, यानी हमें समाज में किस तरीके से रहना है ये सिखाने वाली वो प्रक्रिया है, जिसमें एक बालक को धीरे धीरे वो क्या बनाती है. अगर सामाजिक है, अगर से हम देखेंगे कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में जब हम बालक को ढालते हैं तो उसे एक सामाजिक प्राणी वो बना देती है. इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा. 62 नंबर का सवाल देखिए. प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है. अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं. प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि या खेल विधि. अब यहाँ पे हमें जो कुछ दिया गया है कि प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए जो है शिक्षण एग्जैक्टली क्या है, क्या कहलाता है. क्योंकि हम देखते हैं कि प्राथमिक कक्षा में बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाता है, तो खेल कूद के ज़रिए जो है उन्हें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है. इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो रहेगा खेल विधि, ऑप्शन नंबर डी. इसके बाद देखिए क्या है, सवाल नंबर 63, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि क्या किया जाए. शिक्षण को हमें और भी प्रभावी बनाना है. 4 ऑप्शन देख लेते हैं ये क्वेश्चन के. छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए. छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो. सी नंबर में है शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए. या डी नंबर का ऑप्शन है शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे. तो ये जो सवाल है इसका जवाब हमें ए नंबर के ऑप्शन में दिखाई देता है. क्या है कि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता और नियंत्रण दिया जाए तो शिक्षण जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से छात्रों के अंदर का जो कुछ भी पोटेंशियल है वो जल्दी से जल्दी बाहर आ सकता है और बच्चे जो है शिक्षक से भी अलग दिशा में यहाँ पे सोचकर कुछ नया इजाद कर सकते हैं. इसके बाद सवाल नंबर 64, प्रतिभावान बालक की बुद्धि कितने लब्धि होती है. 130, 140, 125, 120. तो प्रतिभावान बालक जो होता है उसकी जो बुद्धि की लब्धि होती है वो होती है 125. यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो रहेगा ये सवाल का सबसे सटीक जवाब. उसके बाद सवाल नंबर 65 के अंदर एक उत्तम शिक्षक वो है जो डैश डैश. अब 4 ऑप्शन हमें दिया गया है. 4 ऑप्शन में दिया है कि पहले नंबर का जो ऑप्शन है उसमें पूछा गया है कि छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है. बी नंबर का ऑप्शन है मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है. सी नंबर है सूचना का वर्णन करता है और डी नंबर है पाठ्य चर्चा को संप्रेषित करता है. सही शिक्षक या सबसे उत्तम दर्जे का जो शिक्षक होता है वो क्या करेगा, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है. ये जो उत्तर रहेगा, ये जो जवाब रहेगा, ये सबसे सटीक और सही जवाब रहेगा. दोस्तों, आप भी गेस करते चलो. जो भी सवाल आपके सामने आ रहा है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो.
जैसे कि यहाँ पे ये सवाल नंबर है 66, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। मान लो इसका आंसर आपको जो है यहाँ पे डी नंबर लग रहा है, तो इस तरीके से आप जो है कमेंट कर सकते हो, ताकि आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाने के बाद पता चल जाए कि आपका स्कोर कितना बना हुआ है। देखिए सवाल नंबर 66 है, अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि, इसका जो जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही है। बच्चा उपर्युक्त सभी चीजें करे। अब क्या क्या करना चाहिए, तो यहाँ हम देख सकते हैं, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा वो सीखता है जो उसे दोहरा सके, और बच्चा संतुष्ट अनुभव करे। ये तीनों भी क्या है, उसके सही जवाब रहेंगे। इसलिए हम यहाँ पे जो कुछ आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, बच्चा उपर्युक्त सभी चीजें करता रहे। इसके बाद का सवाल है सवाल नंबर 67, डैश डैश को एक अभिप्रेत शिक्षण यानी मोटिवेटेड टीचिंग का संकेत माना जाता है। ऑप्शन नंबर है ए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने, बी, कक्षा में एकदम खामोशी, सी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, और डी नंबर, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, इसमें जो है विद्यार्थियों अभिप्रेत शिक्षण दिया जाता है यानी मोटिवेटेड टीचिंग जिसको बोला जाएगा, वो कब होगा, जब जो है विद्यार्थी जो कुछ शिक्षकों को सवाल पूछेंगे और उसका जो है शिक्षकों द्वारा समाधान कारक तरीके से जवाब भी उनको प्राप्त होगा। 68 नंबर का सवाल देखिए, वंशानुक्रम को एक डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक, द्वितीय, गत्यात्मक या स्थिर। अब जो है वंशानुक्रम जो है वो एक तरीके से स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर। उसके बाद सवाल नंबर 69, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में शिक्षिका क्या करेगी। 4 ऑप्शन दिए गए, तो यहां देखिए, अधिगम सहायता करने के लिए विद्यार्थियों में अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगी। अधिक अंक बच्चों का जो स्तर है वो निश्चित नहीं करता है, इसलिए ये तो सवाल, ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं रहेगा। वो अपने अब विद्यार्थियों से जो कुछ करने की उम्मीद रखता है उसका उदाहरण देकर उसके बाद सीखने के लिए उन्हें निर्देश देगी। ऐसी विधियां प्रयोग करेगी जिसके द्वारा अधिगमकर्ता को अपने अधिगम में प्रोत्साहन मिलेगा, और महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करेगी, और उसके बाद उसके ध्यान का परीक्षण करेगी। तो दोस्तों ये जो सवाल है इसका जवाब हम लोग बोल सकते हैं कि सी नंबर में छुपा हुआ है। अब क्यों सी नंबर में छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ वो सारे प्रयोग दिए गए हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है अपने आप प्रोत्साहित होगा और नई नई चीजें सीखना स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा। 70 नंबर का सवाल है, बालक का सामाजिकरण क्षेत्र किस पर निर्भर करता है, वातावरण पर, उत्तेजना के स्तर पर, शारीरिक विकास पर, या फिर भाषा पर। तो बालक का जो सामाजिकीकरण है उसके आसपास जो भी वातावरण रहेगा उसके ऊपर टोटली जो है वो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, ऐसा हम उसको हिंदी में बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। डिस्लेक्सिया जो है, जैसे कि जाहिर सी बात है, बहुत एक आम तौर पे ये बीमारी है और हम सबको पता है, और बच्चों के बारे में अगर से पठन का विकार, पढ़ने में अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो उसे हम बोल सकते हैं कि डिस्लेक्सिया हुआ है। सवाल नंबर 72, एक बालक निम्नलिखित में से कितने वर्ष की आयु में मैं की अवधारणा को सीखता है। कितने वर्ष में मैं की अवधारणा को सीखता है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो बच्चा 1 साल में तो कुछ नहीं कर सकता, 2 साल में जो है वो मैं की अवधारणा को प्राप्त करता है या सीखना स्टार्ट कर देता है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका किस तरह से निभानी चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक, तटस्थ, नकारात्मक या अग्रोन्मुखी। तो अग्रोन्मुखी रहना चाहिए। बच्चों के सामने जो है पेरेंट्स को, उनके जो माता पिता है उनको आगे होकर सारी चीजें सिखानी चाहिए, और बहुत सारी चीजें जो है खुद होकर करके दिखानी चाहिए, ताकि वो बच्चा उसको इमिटेट कर सके, वो बच्चा अपने पेरेंट्स का, माँ बाप का जो है अनुकरण कर सके।
इसके बाद सवाल नंबर 74, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की, ब्लूम, जीन पियाजे या विलियम? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऐसा हम बोलेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 75, मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्था, उसके माता पिता का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो यहां हमने सवाल जो है अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों की कक्षा से व्यवहार किस पर डिपेंड करता है? तो उसकी जो है एक तरह से विकासात्मक अवस्था के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सवाल नंबर 76, आपकी राय में शिक्षक का अनुसंधान का क्षेत्र क्या होना चाहिए? सामाजिक समस्याओं का क्षेत्र, केवल शैक्षिक समस्याओं को क्षेत्र, केवल आर्थिक क्षेत्र या वैज्ञानिक क्षेत्र? तो इसका जवाब भी हमें समझ आता है। आपकी राय में शिक्षक का अनुसंधान कहाँ होना चाहिए? तो केवल शैक्षिक समस्याओं के क्षेत्र में। शैक्षिक क्षेत्र के अंदर जो कुछ समस्याएं पैदा होती है उसके बारे में हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद सवाल नंबर 77, जब बच्चा अवधारणाओं को विकसित करने के लिए शिक्षक से सहायता लेता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये जो सवाल है इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, स्केल फोलिडंग ये कहा जाता है। इसके बाद 78 नंबर का सवाल, डैश डैश स्तर पर बच्चा मूलतया उम्र और लिंग जैसी अपनी शारीरिक स्थिति का वर्णन करने में सक्षम होता है? विद्यालय पूर्व, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या मध्य वयस्कता? तो ये जो ऑप्शन है विद्यालय पूर्व स्थिति पर ही बच्चा मूलतः उम्र और लिंग जैसी सामाजिक स्थिति का जो है वर्णन करने में सक्षम हो जाता है। लड़का लड़की जो कुछ भेद है उसे अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। 79 नंबर, समस्या समाधान का ऐसे विद्यालयों में सफल होने की अधिक संभावनाएं है जहां जहां क्या किया जाता है? लचीला पाठ्यक्रम मौजूद है। जी बिल्कुल, ये सही जवाब हो सकता है, ठीक है, और यही सब सही उसका जवाब होगा। सवाल नंबर 80, छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए क्या उपयोगी है? छात्र संघ, उपयुक्त शिक्षण, खेलकूद या फिर प्रतिस्पर्धा? तो छात्रों में अगर से नेतृत्व को पैदा करना है, नेतृत्व जैसा गुण हमें उसके अंदर अगर पैदा करना है तो हमें जो है उनका एक संघ बनाना पड़ेगा और वो संघ में किसी न किसी बंदे को, किसी न किसी अभ्यर्थी को हमें जो है नेतृत्व देना पड़ेगा ताकि उसके अंदर जो है नेतृत्व गुण विकसित हो सके। इसके बाद सवाल नंबर 81, आप छात्रों के लिए खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना क्यों आवश्यक समझते हो? रीजन पूछा गया है, कारण पूछा गया है। तो इससे वो अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास कर सकेंगे, ये भी सही लग रहा है। दूसरा भी ऑप्शन देखते हैं, इससे उसमें उचित संवेगों का विकास होगा, ये भी हमें सही लग रहा है। ये क्रियाएं छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से कर सकेगी, ये भी सही लग रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये सवाल जो है, ये प्रश्न जो है, इसका सही उत्तर रहेगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 82, शिक्षक को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन हमें यहां भी दिए गए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, छात्रों से दोस्ती करनी चाहिए, छात्रों को नोट्स लिखाने चाहिए या फिर उपर्युक्त जो है सभी। हाँ, आप लोगों ने जो है एक चीज यहां नोट की होगी कि अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तक का अध्ययन करना ये बहुत जरूरी है एक शिक्षक के लिए। नहीं तो हम लोग जो है बिंदास हो जाते हैं कि अरे यार चलो अब जो है हम लोग टीचर बन गए हैं, हमें कुछ भी नया सीखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये गलत है। हमें जो है
मरते दम तक सीखते रहने चाहिए, भले ही हम शिक्षक हो या अभ्यर्थी हो। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है? यहां दिया गया है 4 ऑप्शंस। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, छात्रों द्वारा पूछताछ या कक्षा में निस्तब्ध शांति। क्या हो सकता है? तो छात्रों द्वारा पूछताछ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चा या छात्र जो है क्लास में एक्टिव नहीं रहेगा, उसके सीखने की गति पे जो है वो प्रभाव पड़ता रहेगा। इसलिए बच्चे को चाहिए, छात्र को चाहिए कि वो एक्टिव रहे, सवाल पूछता रहे, ताकि उसकी बुद्धि का विकास होता रहे। तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? द्विकारक सिद्धांत से, समूह कारक सिद्धांत से, पदानुक्रमिक सिद्धांत से या बहुबुद्धि सिद्धांत से? हाँ, तो अब देखो, तार्किक गणितीय बुद्धि जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड है। ये चीज आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए। 85 नंबर का एक सवाल है, क्या है देख लेते हैं कि अपनी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो त्रुटियां करते हैं। स्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन दिए गए। अब यहां से हमें स्थिति का जायजा लेना है। अब हमें यहां जो है वो स्थिति का जायजा लेना है। बच्चों की वृद्धि का स्तर निम्नलिखित है, ये नहीं आएगा। इसके बाद बच्चों की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, ये भी नहीं होगा। बच्चों को अपनी कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब बचा है डी नंबर, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता नहीं प्राप्त की है तथा अपने अध्यापन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो ये सवाल का जवाब सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों होती है, क्या क्यों पड़ती है? ए नंबर का ऑप्शन है, ये विद्यालय की सुचारू ढंग से चलाती है, यह शिक्षण कार्य को रोचक बनाता है, यह अध्यापक एवं छात्रों को कार्य करने की दिशा प्राप्त करता है, या फिर यह शिक्षक को छात्रों को नियंत्रण रखने में मदद करता है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता, सबसे सटीक और सही उत्तर हमें अगर से हम देखते हैं तो ये मिलेगा कि जो सी नंबर का ऑप्शन है, यह अध्यापक एवं छात्रों को कार्य करने की दिशा प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम जो है हमें सिखाता है, चाहे शिक्षक हो चाहे अभ्यर्थी हो, दोनों को एक सही दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। सवाल नंबर 87, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य क्या है? विशिष्ट बालक यानी क्या? प्रतिभाशाली बालक, उच्च बुद्धिलब्धि बालक, सृजनात्मक बालक या उपरोक्त सभी बालकों को विशिष्ट बालक कहा जा सकता है? तो नहीं, उपरोक्त सभी को नहीं कहा जा सकता। इसका सही जवाब रहेगा प्रतिभाशाली बालक यानी विशेष बालक। इसके बाद सवाल नंबर 88, शिक्षार्थियों का स्वनियमन किससे संदर्भित रहता है? स्व अनुशासन के माध्यम से अपने स्वयं के अधिगम की निगरानी करना, बी नंबर में छात्रों के व्यवहार के लिए नियम बनाना, सी नंबर में छात्र निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय या अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। इसमें से क्या रहेगा? इसका नाम ही जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्वयं नियमन है, ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए नंबर का जो ऑप्शन है, स्व अनुशासन के माध्यम से अपने स्वयं के अधिगम की निगरानी करना, अपने आप पे एक तरीके से जो है नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना। सवाल नंबर 89, योग्यता अधिक अभिप्रेरणा मिलकर क्या बनता है? अभिप्रेरक, पदानुक्रम, उपलब्धि या आत्म सिद्धि। तो योग्यता और अभिप्रेरणा अगर से मिल जाए तो वो बालक जो है, वो जो छात्र है, कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल कर लेता है। इसलिए योग्यता अधिक अभिप्रेरणा उपलब्धि होता है। और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 90, अधिगमकर्ता के लिए अभिप्रेरक का कार्य करता रहता है, क्या करता रहता है? शिक्षक का व्यवहार,
प्रतियोगिता की भावना, परिणाम का ज्ञान और आकांक्षा का स्तर। तो अधिगमकर्ता के लिए अभिप्रेरक जो है वो प्रतियोगिता की भावना पैदा करता रहता है। ये रहेगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में 90 सवाल तक का जो सवाल है 60 नंबर से 90 तक यानी 30 प्रश्नों के जो है उत्तर देखे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपना जो स्कोर है ये 30 प्रश्नों में से कितना आया है वो ज़रूर इस व्हिडिओ के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आणि मित्रांनो आपल्याला जर का ही सरावासाठी मिशन CTET टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर आपल्यासाठी अजूनही संधी आहे। यामध्ये तुम्हाला प्रश्नपत्रिका, त्याची ॲन्सर की, त्याचबरोबर प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरणही मिळणार आहे अगदी माफक दरामध्ये। आपल्याला जर ही टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर स्क्रीनवर आपल्याला जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरशी संपर्क करा आणि आजच ही जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करा।